हेलो। यस क्लास, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके। सो हम लोग को जो डिस्कस करना है दैट इज फ्रॉम फोल्डेड डाइपोल एंटीना, क्योंकि ये आगे उड़ा एंटीना हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, लोग को यहाँ से डिस्कस करना है फोल्डेड डाइपोल एंटीना से। ठीक है, ये आगे उड़ा एंटीना करा दिया था ना मैंने पूरा। यस सर। यस सर। ठीक है, फोल्डेड डाइपोल एंटीना बेसिकली क्या होता है देख रहे होंगे आप लोग, स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, शेयर किया है मैंने। यस सर। So it यस। is a type of antenna basically which composed two or more parallel or closely spaced dipole antennas। कहने का मतलब है यहाँ पे फोल्डेड डाइपोल में हम दो डाइपोल एंटीना यूज करते हैं। ठीक है, दो डाइपोल एंटीना कौन कौन से हैं? इफ यू सी, ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में, this is one part of the dipole and this is another part of the dipole, clear? So we are using the two dipoles, clear? So एक ये लेफ्ट वाला हो गया, एक राइट वाला हो गया। ठीक है, तो वी हैव टू डाइपोल्स पैरेलली, क्लियर? या ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप देख रहे होंगे एक हमने इनर लिया हुआ है, एक आउटसाइड से लिया हुआ है। ठीक है, सो वी आर जस्ट यूजिंग अप टू पैरेलल क्लोजली स्पेस्ड। क्लोजली स्पेस क्या, दोनों के बीच की स्पेसिंग आप देख सकते हैं बहुत कम है। ठीक है, सो इनको हम जो फीड करते हैं, इनपुट जो देते हैं वो यहाँ से देते हैं। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग इनपुट फ्रॉम हेयर, क्लियर? सो जो भी आप एक्साइटेशन क्रिएट करेंगे वो यहीं पे क्रिएट करेंगे फीड पॉइंट पे, मीन्स इनपुट जो लगाएंगे। एक्साइटेशन का मतलब होता है इनपुट जहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान ली यहाँ वोल्टेज आपने लगाया, उससे करंट जो प्रोड्यूस होगी वो आई प्रोड्यूस होगी, तो दिस इज योर आई करंट। ठीक है, जिसको हम टोटल करंट बोलेंगे। लेकिन जब वो दोनों डाइपोल में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो आई बाई टू हो जाएगी, क्योंकि हम दो डाइपोल यूज कर रहे हैं फोल्डेड में। तो आई बाई टू करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मीन्स हाफ हाफ करंट, क्लियर? इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं डाइपोल एंटीना के, फोल्डेड डाइपोल एंटीना के, जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके रिगार्डिंग योर एमसीक्यू क्विज, क्लियर? ये आपको पता होने चाहिए कि जैसे एक ये सिंपल एंटीना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट। ठीक है, मतलब बेसिकली ये दो डाइपोल कंसिस्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि विच विच एंटीना कंसिस्ट टू एलिमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाएगा कि दो दो डाइपोल जो हमारे हैं वो इसमें कंसिस्ट होते हैं। सेकंड पार्ट है जो इसका सेलियंट फीचर है कि जो फर्स्ट जो हमारा होता है उसको हम डायरेक्टली फेड करते हैं। जो फर्स्ट डाइपोल होता है उसमें हम डायरेक्टली एक्साइटेशन लगाते हैं, मीन्स इनपुट फेड कराते हैं। ठीक है, और जो सेकंड हमारा होता है वो, उसको हम इंडक्टिवली कपल्ड करते हैं एट द एंड, क्लियर? मतलब कह सकते हैं आप कि एक पे हम इनपुट दे रहे होते हैं और दूसरे से कपल्ड करके हम आउटपुट ले रहे होते हैं दूसरे एंड से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों डाइपोल अटैच होते हैं। ठीक है, एक से आप इनपुट दे रहे होते हैं, फेड कर रहे होते हैं डायरेक्टली, और एक से आप डायरेक्ट कपलिंग के थ्रू आउटपुट दूसरे एंड से ले रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका जो है, इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है इस सेम होता है दैट ऑफ स्ट्रेट डाइपोल। जैसे स्ट्रेट डाइपोल एंटीना आप यूज करते हैं उसमें जो रेडिएशन पैटर्न मिलता है वही रेडिएशन पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अगर हम करंट की बात करें तो जो हम करंट फेड करते हैं, जैसे आई अगर हमने करंट फेड किया, सो करंट आपकी क्या होगी, दो आर्म्स होते हैं उसमें आई बाई टू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक आर्म आपका ये हो गया और एक आर्म ये हो गया। आप देख रहे होंगे ये सेंटर से हमने करंट आई फेड किया, तो ये यहाँ पे जाने के बाद हाफ हाफ पार्ट में लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ आई बाई टू चला गया, यहाँ आई बाई टू चला गया। ये आपका एक आर्म हो गया, एक आर्म ये हो गया। ठीक है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट वायर होता, स्ट्रेट डाइपोल होता तो आई करंट ही फ्लो करती, लेकिन ये चूंकि स्ट्रेट डाइपोल नहीं है, ये आप देख रहे हैं फोल्डेड डाइपोल है, फोल्ड किया हुआ है इसको। ठीक है, डाइपोल मीन्स स्ट्रेट वायर को फोल्ड कर दिया है, नहीं तो इसलिए फोल्डेड डाइपोल हो गया है ये। तो इसलिए हमारी दो करंट हो जाएंगे, आई बाई टू इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम सेम पावर अप्लाई करते हैं एक एंड पे, ठीक है, या ओनली हाफ ऑफ द करंट फ्लोज in the first arm, therefore the input impedance is 4 times that of straight dipole। clear? input impedance जो होता है
वो 4 टाइम्स होता है, क्योंकि जो हमें आर्म्स मिलेंगे वो 2 आर्म्स यहाँ से मिल रहे हैं, यू कैन सी, अगर हम उसको हम फोल्ड करते हैं। ठीक है। सो योर इनपुट इम्पीडेंस विल बी व्हाट, 4 टाइम्स टू द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द या रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ द डाइपोल एंटीना, हाफ डाइपोल एंटीना। तो हाफ डाइपोल एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस 73 ओम होता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फोल्डेड डाइपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज 292 ओम। ये हम लोग अभी डिराइव करके भी देखेंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो स्पेसिंग, जो हमारा सेलियंट फीचर है कि जो स्पेसिंग हम देते हैं आर्म्स के बीच में, ठीक है, वो बहुत ही नियर होता है, बहुत क्लोजली स्पेस्ड होता है, या बहुत ही कम स्पेसिंग होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा बाई 100। क्लियर। इस ऑर्डर की हम लोग स्पेसिंग रखते हैं। ठीक है। क्लियर। हेलो सिमरन, आवाज आ रही है? Yes, sir. और बच्चों ने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्लास चल रही है क्या कोई? हम्म। क्यों बेटा, क्लास चल रही थी क्या अभी? नहीं सर, वो तो ओवर हो गई। अच्छा ठीक है, मैंने मैसेज डाल दिया है, आई थिंक दे विल गेट ज्वाइन। ओके। इसके बाद आप देखेंगे स्पेसिंग हमने बताया बहुत ही कम होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर है इसका कि फोल्डेड डाइपोल बेसिकली आपका यागी उड़ा एंटीना को यूज करता है एज एन एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। फोल्डेड डाइपोल इज यूज इन यागी उड़ा एंटीना एज एन एक्टिव एलिमेंट। यागी उड़ा एंटीना में आपने देखा होगा 3 चीजें हमने यूज करी थी। एक एक्टिव एलिमेंट था जो कि सेंटर में लगा हुआ था। ठीक है। लेफ्ट में एक रिफ्लेक्टर था और राइट साइड में डायरेक्टर्स लगे हुए थे। ठीक है। तो जो मेन पॉइंट होता है उसका एक्टिव एलिमेंट होता है। जो एक्टिव एलिमेंट है वो बेसिकली फोल्डेड डाइपोल एंटीना को यूज करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और योर एक्टिव एलिमेंट इज योर फोल्डेड डाइपोल एंटीना। क्लियर। एडवांटेज की हम बात करें, इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। इनपुट इम्पीडेंस बेसिकली क्या है, यही 292 ओम है, तो ये बहुत ही हाई होता है। ठीक है। रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है यही आपका इनपुट इम्पीडेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ग्रेटर बैंडविथ Yes, sir. होती है, मीन्स योर बैंडविथ मीन्स फ्रीक्वेंसी बैंड जो एग्जिस्ट करता है वो बहुत ही हाई होता है, हायर फ्रीक्वेंसी बैंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्रेटर बैंडविथ होती है इसकी। थर्ड पॉइंट है कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें लो कॉस्ट एंड इजी, लो कास्ट मतलब कम पैसे से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद बेटर इम्पीडेंस मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। इम्पीडेंस मैचिंग पर्पज के लिए हम इसको यूज भी करते हैं, तो विद बेटर इम्पीडेंस मैचिंग पर्पज वी कैन डू दिस। क्लियर। अब रेडिएशन पैटर्न की अगर Yes, हम बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द रेडिएशन पैटर्न, तो देख सकते हैं आप यहाँ नीचे एक रेडिएशन पैटर्न आपको दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे 2 हाफ वेव डाइपोल हमने लगाए हैं फोल्डेड डाइपोल में। तो देखिए एक का पैटर्न ये है और एक का पैटर्न ये है, कि 2 डाइपोल यूज हो रहे हैं तो 2 पैटर्न आपको दिखेंगे। ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ फोल्डेड डाइपोल। ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस हमारा वही होता है जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप, दिस इज योर इम्पीडेंस दैट इज 292 ओम। वोल्टेज की बात करें तो हमारा जो टोटल वोल्टेज है, अब हम इसकी प्रूफ करेंगे, यही जो 292 ओम है इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं, यू कैन सी। क्लियर। सो इफ यू सी द प्रूफ ऑफ दिस, क्लियर। सो यहाँ पे देखिए हमने 2 डाइपोल यूज किए हैं, एक पे हमने वोल्टेज V/2 लगाया, एक पे अगेन दूसरे पे वोल्टेज V/2 लगाया। ये V/2 क्यों लिया है, क्योंकि हमने दोनों डाइपोल की डायमेंशंस इक्वल ले रखी है। ठीक है। तो जो भी टोटल वोल्टेज होगा वो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो V/2 यहाँ डिवाइड हो गया। ये इसकी टोटल जो हमने लेंथ जो ले रखी है दैट इज λ/2। क्लियर। क्योंकि जो भी हम डाइपोल यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ हमारी λ/2 है। ठीक है। तो जो टोटल वोल्टेज है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हमारा, एक फर्स्ट आर्म में गया एक सेकंड आर्म में गया, ये फर्स्ट आर्म हो गया ये सेकंड आर्म हो गया। ठीक है। अब हमने इसमें आप लोगों ने नेटवर्क्स में पढ़ा होगा कि जो है कैसे हम
टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हम कैसे वोल्टेज सोर्स को लूप लगा के सॉल्व करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जेड पैरामीटर्स वगैरह, है ना, पढ़ा है यस आप सर। लोगों ने। तो वही चीज हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो पहले हमने इस सोर्स को कंसीडर किया, तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ करंट I1 फ्लो कर रही है, इस वाले ये एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ठीक है। ये फर्स्ट आर्म है, ये सेकेंड आर्म है। फर्स्ट आर्म में हमारी करंट I1 फ्लो कर रही है, सेकेंड आर्म में करंट I2 फ्लो कर रही है, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट आर्म के रिगार्डिंग देखें इस लूप में, या आप इसमें लूप में आप वो लगा सकते हैं, देखिए V/2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1Z11 प्लस I2Z12। V1 इसकी बात हम करें, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो V/2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू Z11 प्लस I2 इंटू Z12। Z12 का मतलब 1 से 2 के बीच का इंटरफेस, दैट इज Z12। तो Z12 इज द म्यूचुअल इम्पीडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। Z इज इम्पीडेंस, और Z11 क्या होगा, सेल्फ इम्पीडेंस होगा फॉर डाइपोल फर्स्ट। क्लियर। Z11 आपका फर्स्ट डाइपोल है, और Z12 आपका म्यूचुअल इम्पीडेंस है बिटवीन 1 एंड 2। क्लियर। तो ये हमारा आ गया Z12। अब हमने क्या किया है, हमने डायमेंशन इक्वल ले लिए हैं, मीन्स हमने I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I ले लिया। मान के चल रहे हैं हम, जो दोनों आर्म्स है दोनों में करंट हमारी सेम जा रही है, तो हमने डायमेंशन इक्वल ले लिए और इसको I के बराबर कर दिया। जो ये I1 I2 हमारी करंट थी, इसको I के बराबर रख दिया। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी V/2 इज इक्वल टू I कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में Z11 प्लस Z12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप देखें इसमें, तो अगर हम, चूंकि हमारा I, हमने बताया ना कि I हमारी इक्वल हो गई है, तो I हमारा इक्वल हो गया, तो I आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस I को यहाँ ले आएंगे V के नीचे, और 2 को इधर लेके चले जाएंगे। क्लियर। सो V/I इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू Z11 प्लस Z12, ठीक है। और Z11 भी Z12 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने मान के चल रहे हैं कि जो हमारे दोनों डाइपोल हैं उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है। मतलब ये जो दोनों आर्म्स हैं इनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम है, तो अगर स्पेसिंग कम होगी तो हमारे इम्पीडेंसेस भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये जो सेल्फ इम्पीडेंस इसका है वो 1 से लेके 2 के बीच में, चूंकि स्पेसिंग बहुत कम है यहाँ पे, तो ये सेल्फ इम्पीडेंस ये म्यूचुअल इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच। तो Z11 Z12 के बराबर हो जाएगा। तो अगर Z11 Z12 के बराबर हो गया, तो आप इस Z12 को भी Z11 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ Z11, ठीक है। तो हमने बताया था I को हम इधर ले गए थे, 2 को इधर लाए थे, तो V/I हमारा जो था, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, V/I इज इक्वल टू 2 को इधर ले गए हम, Z11 प्लस Z12, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों चूंकि इक्वल हैं, ड्यू टू वेरी लेस स्पेसिंग बिटवीन ईच ऑफ देम, सो ये Z11 ये प्लस Z11 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ Z11 आ जाएगा, और बाहर भी 2 है, 2 इंटू 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो 4Z11 आ गया। तो V/I इज इक्वल टू 4Z11, ठीक है। और V/I क्या होता है, V/I योर R, या इसको Z भी बोल सकते हैं। V/I आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेडिएशन रेजिस्टेंस बन गया, रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया 4Z11। और Z11 क्या है, Z11 आपका हाफ वेव डाइपोल का इम्पीडेंस है। हाफ वेव डाइपोल का इम्पीडेंस कितना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 डाइपोल यूज कर रहे हैं, तो हम हाफ वेव डाइपोल का इम्पीडेंस या रेडिएशन रेजिस्टेंस रख सकते हैं यहाँ पे। तो Z11 हमने रख दिया 73 ओम। क्लियर। Z11 कितना रख दिया, 73, जो कि हमारा हाफ वेव डाइपोल का इम्पीडेंस होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे हमने जो Z11 लिया है, ये बेसिकली रेडिएशन रेजिस्टेंस है, दैट इज 73 ओम। किसका, हाफ वेव डाइपोल का। हाफ वेव डाइपोल ये पीछे बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो यही हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ हमने यही रख दिया, तो ये Z11 की जगह हमने 73 ओम रख दिया, और 4 हमारा ऑलरेडी आ रहा था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 292 ओम आ गया। और यही आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है, किस केस में, फोल्डेड डाइपोल एंटीना के केस में। इसको इनपुट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, इनपुट इम्पीडेंस, मीन्स इसको ZI भी बोल सकते हैं, ठीक है। ZI भी बोल सकते हैं, RI भी बोल सकते हैं, ZR भी बोल सकते हैं, या RR भी बोल सकते हैं, ठीक।
तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फोल्डेड डाइपोल एंटीना होता है उसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है वो 292 ओम होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दो के बजाय तीन आर्म्स हैं, थ्री आर्म्स देख सकते हैं आप, वी हैव थ्री आर्म्स। कौन से थ्री आर्म्स हैं? ये अभी हमने पीछे वाला जो स्ट्रक्चर लिया था फोल्डेड डाइपोल का वो टू आर्म्स का लिया था। ये अब हमने एक आर्म बढ़ा दिया इसमें, ठीक है। तो एक आर्म्स अगर हमने बढ़ा दिया तो थ्री आर्म्स हो जाएंगे। थ्री आर्म्स का मतलब ये हो गया कि अभी जो हमारा टोटल वोल्टेज V/2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था दो डाइपोल में, अब वो तीन के केस में V/3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए हमारा ये वोल्टेज V/3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। करंट जो हमारी होगी वो पहले I1 और I2 दो में जा रही थी, दो आर्म्स में, तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब हमारी तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट इज I1 I2 एंड I3। क्लियर? ठीक है, क्लियर है सभी को? सिमिलर फैशन वी विल डू द सेम ऑपरेशन फॉर दिस थ्री डाइपोल। क्लियर? थ्री वाले में भी हम यही करेंगे, थ्री आर्म्स वाले में भी। अगेन हमने वहां पे जैसे I1 I2 के बराबर लिख के I के बराबर किया था, यहाँ पे I1 I2 I3 तीनों बराबर होंगे और वो I के बराबर होगा। तो दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे देखिए V/I हमारा जो आ जाएगा वो थ्री थ्री इंटू Z11, 3 × Z11 + Z12 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है, यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली जो हमारा B है या V/3 है, ये हमारा इक्वल होगा I इंटू Z11 + Z12। ठीक है, प्लस प्लस व्हाट बताइए? हेलो? दैट इज Z23। ठीक है, Z11 + Z12 + Z23। देखिए Z11 इसका सेल्फ इम्पीडेंस हो गया, Z12 यहाँ पे बीच में म्यूचुअल इम्पीडेंस हो गया और Z23 आपका यहाँ पे इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल होने का मतलब हो गया Z11 + Z12 + Z23 इज इक्वल टू आ गया आपका Z11 के बराबर। ठीक है, तो इस केस में अगर तीनों इक्वल हो गए, सॉरी इसको बराबर लिखिएगा, नॉट प्लस, दिस इज इक्वल साइन। क्लियर? तो अगर तीनों बराबर हो गए तो आपका ये आ जाएगा, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दैट विल बी I इंटू थ्राइस ऑफ Z11, दैट इज इक्वल टू V/3। अब इस I को नीचे ले आए हम, देखिए V/I कर दिया और थ्री को इधर लेके चले गए, तो V/I इज इक्वल टू हो गया 3 × 3 Z11। ठीक है, दैट इज 9 Z11 हो गया। और Z11 की वैल्यू अगेन हम क्या रखेंगे, जो हाफ वेव डाइपोल एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है दैट इज 73 ओम, जैसे हमने यहाँ रखा था। ठीक है, तो वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू 73 ओम एंड यू विल गेट द रिजल्ट 657 ओम। ये जो रिजल्ट आया ये किसके लिए आया? जब हमारे पास थ्री आर्म्स हैं। सिमिलर यू कैन डू फॉर फोर आर्म्स, फाइव आर्म्स, जितने भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, अगर हम इन जनरल इसको लिखते हैं तो रेडिएशन रेजिस्टेंस, अगर हम इसी पैटर्न पे फॉलो होते हैं तो आपके पास चाहे जितने आर्म्स हो, आप इन जनरल आप उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, मीन्स K² × 73 ओम। K² क्या है? K बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ आर्म्स। मान लीजिए फोर आर्म्स हैं, तो फोर आर्म्स के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि फोल्डेड डाइपोल एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप सीधे 4² × 73 कर देंगे, तो दैट इज 16 × 73 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? थ्री आर्म्स के लिए होगा तो थ्री स्क्वायर करेंगे, 3² इज 9, 9 × 73, जो प्रीवियस रिजल्ट आया वो यही आ जाएगा। ठीक है, 9 × 73। तो आप इस तरीके से आप नंबर ऑफ आर्म्स के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो ये इम्पीडेंस मिलता है डाइपोल एंटीना का, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि स्पेसिंग कितनी है डाइपोल्स के बीच में, और रेडियस कितना है डाइपोल का। ठीक है, या डायमीटर कितना है डाइपोल का। तो इसमें दो केसेस हैं। पहला केस है कि अगर आपका डाइपोल का रेडियस R1 R2 है, तो इम्पीडेंस आपका क्या होगा, Zi इज इक्वल टू 73 ब्रैकेट में 1 + R2/R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यूनिट इज ओम।
और केस 2 क्या होगा, अगर रेडियाई ऑफ द डाइपोल R1 एंड R2 है एंड D इज द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट, देन Zi इज इक्वल टू होगा 73 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग D बाई R1 अपॉन लॉग D बाई R2। यहाँ हमने स्पेसिंग को भी कंसीडर किया है, यहाँ हमने स्पेसिंग को नेग्लेक्ट कर दिया था क्योंकि हम मान के चल रहे थे यहाँ स्पेसिंग हमारी बहुत ही कम है, नेग्लेक्ट है। यहाँ पे स्पेसिंग हमारी अगर D है तो D अगर हम ले रहे हैं तो लॉग D बाई R1 अपॉन लॉग D बाई R2 भी एड ऑन होगा, डी का भी रोल आएगा, ठीक है। और जो log d बाई R1 एंड अपॉन log d बाई R2, इसको हम b लिख सकते हैं। b क्या होता है, b इज योर इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज b। इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग डी बाई R1 अपॉन लॉग डी बाई R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को हमने b से रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया फोल्डेड डाइपोल एंटीना? बताइए सिमरन। तो हमने आपको इसमें क्या क्या यस बताया, सर। फोल्डेड डाइपोल एंटीना होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने इसका पैटर्न आपको वो बताया कि इसका कैसे हमारा कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, ठीक है। हमने इसके बाद आपको रेडिएशन पैटर्न बता दिया कि फोल्डेड डाइपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव मूव टू द मैथमेटिकल पार्ट, मीन्स इम्पीडेंस वगैरह कैसे हम निकालते हैं, इनपुट इम्पीडेंस या हम इसको रेडिएशन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर लॉन्ग वायर एंटीना, ठीक है। पहले तो लॉन्ग वायर एंटीना होता क्या है, लॉन्ग वायर एंटीना एक टाइप ऑफ एंटीना है जिसमें हमारी जो लेंथ होती है वायर की बेसिकली ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द, यू कैन से दिस इज द लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल, उससे ज्यादा होती है, मतलब हाफ वेव डाइपोल की लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है, तो जो आपका लॉन्ग वायर एंटीना है इसकी लेंथ ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2 होती है, ठीक है। इससे ज्यादा होती है, हाफ वेव डाइपोल की लेंथ से ज्यादा होगी लॉन्ग वायर एंटीना की लेंथ, क्लियर। इसको हम लोग हार्मोनिक एंटीना भी बोलते हैं, ये भी आपको एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लॉन्ग वायर एंटीना का दूसरा नाम क्या है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक एंटीना, क्लियर। ये बेसिकली किस फ्रिक्वेंसी रेंज में ऑपरेट होता है, ये 500 किलो हर्ट्ज से लेके 30 मेगा हर्ट्ज के बीच में ऑपरेट होता है, ये हमने सब लिखा हुआ है सामने आपको दिख रहा होगा। इट बेसिकली ऑपरेट्स बिटवीन 500 किलो हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, क्लियर। लेंथ जो होती है लॉन्ग वायर एंटीना की यूजुअली कंसीडर करते हैं हम एज ए मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। कहने का मतलब है मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ का मतलब क्या है कि जो हमारी लेंथ होती है दैट इज एन लैम्डा बाई 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। तो ये जो मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ है, ये हाफ वेव लेंथ हो गया, इसका मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एन से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एन से जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसी की वजह से हार्मोनिक एंटीना भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगा। तो एन की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो एल की वैल्यू लैम्डा बाई 2 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा बाई 2 आ जाएगी। तो बेसिकली ये हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हार्मोनिक एंटीना, क्लियर। तो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट इज द लेंथ, क्लियर। सो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा भी है, ठीक है। सो इसको हम फर्दर क्लासीफाई अगर करें तो ये बेसिकली वी एंटीना एंड इन्वर्टेड वी एंटीना में क्लासिफाइड होता है। वी एंटीना एंड इन्वर्टेड वी एंटीना आपका किसका पार्ट है, ये बेसिकली ये हमारे रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट का पार्ट है, ठीक है। तो वी एंटीना अभी मैं आगे बताऊंगा आपको इसका क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम लोग देखेंगे डीपली क्या होता है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है। इट इज बेसिकली टाइप ऑफ डाइपोल एंटीना, ठीक है, विच कैन बी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस्ड। इसको आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। However, sometimes the orientation is sloppy with respect to ground। हम जो बाहर से एक्सटर्नल एक्साइटेशन या इनपुट देते हैं थ्रू फील्ड लाइंस, ठीक है, उससे हमारा ये फील्ड इसमें डेवलप होता है, ठीक है।
due to the repulsive and attractive forces acting between the charged particle. A field is created on the wire. Clear? जो फील्ड लाइन होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं एट द सेंटर और एट द एंड ऑफ द लेंथ. क्लियर? मतलब हम एंड पे भी फीड लाइंस लगा सकते हैं, फीडिंग इनपुट दे सकते हैं, या हम सेंटर पे भी एक्साइटेशन इनपुट दे सकते हैं. अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें एंटीना की, तो ये बेसिकली क्या होता है, उस पोलराइजेशन को शो करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इट शोड द पोलराइजेशन. क्लियर? एंड द पोजीशन जो उसकी होती है फीड पॉइंट की रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द लोब. ठीक है? तो ये देख सकते हैं. दिस इज योर एंटीना स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना. ये सभी को दिख रहा है? इज इट क्लियर? ये सभी को विजिबल है? ये सभी को विजिबल है? यस सर. अगर आप इसको देख रहे होंगे पैटर्न को, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने दो सपोर्टिंग मास यूज किए हुए हैं. एक सपोर्टिंग मास ये है, एक सपोर्टिंग मास ये है, जो दोनों एंड से इस एंटीना स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहा है. ठीक है? ये आपका जो है मेन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है. सपोर्टिंग मास से एंटीना के बीच में हम एक इंसुलेटर प्रोवाइड करते हैं. उधर सपोर्टिंग मास के थ्रू हमारा कोई सिग्नल अर्थ ना हो. ठीक है? तो वी जस्ट प्रोवाइड द इंसुलेटर बिटवीन द सपोर्टिंग मास एंड एंटीना स्ट्रक्चर at the transmitter and receiver side. So this is your transmitting side, this is your receiving side. ठीक है? इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया है, एक लॉन्ग वायर एंटीना लगाया है. मीन्स लॉन्ग वायर हमने कनेक्ट किया हुआ है जिसकी लेंथ क्या है, n लैम्डा बाई 2 है. लॉन्ग वायर की लेंथ कितनी है सपोर्टिंग मास के बीच में, n लैम्डा बाई 2 है. यू कैन सी यही आपकी लेंथ है, इसीलिए इसको लॉन्ग वायर बोलते हैं. दिस इज वेरी मच लॉन्ग. ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2 होता है. ये बहुत लंबा एक वायर है, इसलिए हम, ये डिपेंड करता है एन की वैल्यू कितनी है. आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी. ठीक है? इसीलिए इसको लॉन्ग वायर बोलते हैं. इसकी बात करें, ये देखिए यहाँ पे हमने इनपुट पे ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट किया हुआ है जिसको हम फीड पॉइंट भी बोलते हैं. जो भी हम इनपुट देंगे, एक्साइटेशन इनपुट, वो यहीं से देंगे, फीड पॉइंट से देंगे. ठीक है? जो आउटपुट लेंगे हम रिसीवर साइड पे या रिसीविंग एंटीना की तरफ, दैट इज द रिसीविंग साइड, वो हम लोड से लेंगे. ये लोड है. ठीक है? इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इन जनरल तो कुछ ऐसा है. ठीक है? अगर हम सपोर्टिंग मास को यहाँ से हटाते हैं तो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. क्लियर? जहाँ से हम फीडिंग दे रहे हैं. फीड किस चीज का देंगे? फीड जो आप देंगे वो एसी सिग्नल से देंगे. एसी सिग्नल में दोनों चीजें होती हैं, पॉजिटिव हाफ भी होता है और नेगेटिव हाफ भी होता है. ठीक है? एक बार आप पॉजिटिव हाफ अप्लाई करेंगे तो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा वायर पे. वायर में क्या है, यहाँ कंडक्टिंग वायर है. ये कंडक्टिंग वायर में क्या है, चार्ज आपका फ्लो कर रहा है. ठीक है? चार्ज जो होंगे वो या तो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे या रिपल्सिव नेचर के होंगे. ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है इनपुट पे जो आप एक्साइटेशन अप्लाई कर रहे हो. मीन्स इनपुट पे जो आप यहाँ फीड लाइन के थ्रू इनपुट दे रहे हो. इनपुट हम एसी सिग्नल दे रहे हैं, एसी में हमारा दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ है. तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो जो चार्ज होंगे यहाँ पे वायर पे, वो आपके अट्रैक्टिव फोर्स को बियर करेंगे. ठीक है? जब आप नेगेटिव साइकिल देंगे तो जो चार्ज होंगे इस वायर पे वो रिपल्सिव फोर्स को बियर करेंगे. ठीक है? ऑन द लॉन्ग वायर. ठीक है? सो यहाँ पे देखिए हमने कुछ हाईलाइटेड पॉइंट मेंशन किए हैं इसके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग. ठीक है? So in ease of the construction offered by the antenna, that is due to the fact that a simple conducting wire is connected end to end. End to end का मतलब है इस एंड से लेके इस एंड के बीच में हमने एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया हुआ है, लॉन्ग वायर. ठीक है? दैट इज बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्टेशंस. यहाँ पे आपका ट्रांसमिटिंग स्टेशन होगा, यहाँ रिसीविंग एंड स्टेशन होगा. ठीक है? इसके बीच में हमने लॉन्ग वायर कनेक्ट कर दिया है. ठीक है? तो डायरेक्ट कनेक्शन स्टेब्लिश होगा
लॉन्ग वायर के थ्रू बिटवीन टू एंड्स, ठीक है। इन ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा थ्रू दिस लॉन्ग वायर, ठीक है। क्लियर? तो जो भी सिग्नल ट्रांसमीटर रेडिएट करेगा वो आपको एज ए स्टैंडिंग वेव यहाँ पे लोड पे अपीयर होगा, क्योंकि जो भी वेव प्रोपेगेट करता है जो स्टैंडिंग वेव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है, ईएम वेव का। तो जो प्रोपेगेशन है वो आपको स्टैंडिंग वेव का यहाँ लोड के थ्रू आप उसको रिसीवर पे कैप्चर करेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ें। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो वर्किंग की मैं बात कर रहा था, तो वर्किंग में हमने यही आपको बताया, जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे इनपुट पे जो दे रहे हैं, उस केस में जो चार्जेस होंगे उनके बीच में ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ड्रिफ्टिंग जो होगी चार्जेस के बीच में, दैट मे बी ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर और ए रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। या तो वो चार्ज को अट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग ड्रिफ्ट होगा, या फिर वो ड्रिफ्टिंग जो है चार्ज के रिपल्सिव के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। So a cumulative action of the charge carries within the conductor that generates a varying electric field. क्योंकि आपको पता है इधर अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, एज पर द कूलम्स लॉ आपको पता है E इज इक्वल टू F/Q होता है। अगर F जो फोर्स एक्ट हो रहा है चार्जेस के बीच में, या तो वो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जनरेट हो जाएगा जो कि वेरी होगा, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है ये सभी को? क्योंकि E इज इक्वल टू F/Q होता है, सभी को पता है। F इज योर कूलम्स फोर्स। तो अगर ये वेरी करेगा ड्यू टू रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, क्लियर, तो ये वेरी करेगा अगर, तो ये भी वेरी करेगा। क्लियर है? हेलो, ये समझ में आ रहा है सभी को? So in this way, the signal is radiated by the long wire antenna at the other end, मीन्स रिसीवर साइड पे रिसीव्ड होगा जहाँ पे लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि जो इसकी लेंथ होती है वो ग्रेटर देन हाफ वेव डाइपोल लेंथ होती है, दैट इज λ/2। लेंथ आप जितनी बढ़ाते जाएंगे, मीन्स यू कैन से नंबर ऑफ वैल्यूज n, आप जितना आपका बढ़ता जाएगा उससे आपकी डायरेक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जितना आपका लेंथ बढ़ेगा उतनी डायरेक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। डायरेक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब है आपका मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सो इन दिस केस योर ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना that is working for lowest frequency, so the length is generally considered as half wavelength। अगर आपका लॉन्ग वायर एंटीना लो फ्रीक्वेंसी के लिए ऑपरेट हो रहा है तो लेंथ आप जो कंसीडर करेंगे दैट विल बी हाफ वेव लेंथ, एंड एक्सटर्नली फीडिंग इज प्रोवाइडेड एट द एंड। एक्सटर्नल जो है बाहर से जो आप फीड देंगे वो बाहर से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ये जो नीचे कर देता हूँ, जनरली इट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल मैनर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैसे तो आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन इन जनरल हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपको पोलराइज वेव मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल ही मिलेगी, ठीक है, एट एन एंगल बिटवीन 17 डिग्री टू 24 डिग्री, 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में हॉरिजॉन्टली पोलराइज वेव आपको मिलेगी, ठीक है, दैट रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। कितने तरह के हो सकते हैं अभी हमने बताया था आपको, रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट टाइप। लॉन्ग वायर एंटीना में बी ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, मेजरली ऑफ टू टाइप्स, रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट टाइप, ठीक है। जो रेजोनेंट होता है इसी के अंदर आपका वी एंड इन्वर्टेड वी आता है, सॉरी
हाँ, ये जो दोनों ही हैं आपके रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट, ये दोनों ही वी एंटीना की कैटेगरी में आते हैं। नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना को हम लोग ट्रैवलिंग वेव एंटीना भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रैवलिंग वेव एंटीना। दोनों ही आपकी एक फर्दर एक एंटीना की कैटेगरी में आते हैं जिसका नाम है वी एंटीना। वी एंटीना हम क्यों बोलते हैं? वी एंटीना का जो पैटर्न होता है वो वी शेप में होता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं जिसमें कंडक्टर्स को हम अरेंज करते हैं वो वी शेप में अरेंज करते हैं। पैटर्न की बात मत करिए, जो स्ट्रक्चर होता है एंटीना का वो वी शेप में होता है, जिसमें हम कंडक्टर्स को जो अरेंज करते हैं वो वी फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे। मैं यही बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। तो जो वी एंटीना होता है दैट इज एग्जैक्टली लाइक दिस वे। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ये दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल? सो वी एंटीना की हम बात कर रहे हैं। तो वी एंटीना आपका कुछ किस तरीके का होता है, देखिए। दिस इज लाइक वाइज दिस। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, दिस इज आर इज इक्वल टू जेड नॉट एंड हियर आल्सो हियर आर इज इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, ये हमारा एंगल है इनके बीच का, दिस इज एंगल इज अल्फा। ठीक है, ये फीड लाइन है, दिस इज योर फीड लाइन। ठीक है, दो तरीके का पैट, इसको वी एंटीना इसीलिए बोलते हैं। जो भी ये वाला जो पॉइंट है वो एपेक्स कहलाता है, दिस इज योर एपेक्स। दिस इज योर एपेक्स एंड जो डायरेक्शन मिलेगा, पैटर्न रेडिएशन पैटर्न का जो डायरेक्शन होगा ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। इसी डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है। ओके, सो अगर हम पैटर्न देखें तो इसमें हमें दो तरीके का पैटर्न मिलता है। एक बाई डायरेक्शनल पैटर्न होता है, एक यूनि डायरेक्शनल पैटर्न होता है। ठीक है, तो जो यूनि डायरेक्शनल पैटर्न होता है वो नॉन रेजोनेंट कंडीशन में मिलता है वी एंटीना के, और जो बाई डायरेक्शनल पैटर्न होता है वो रेजोनेंट कंडीशन में मिलता है। तो ये जो हमने अभी डायग्राम बनाया है ये नॉन रेजोनेंट का है, दिस इज फॉर नॉन रेजोनेंट। ठीक है, वी एंटीना है ये। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन रेजोनेंट एंड रेजोनेंट की, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस इज योर नॉन रेजोनेंट वी एंटीना है। ठीक है, विथ इसका रेडिएशन पैटर्न भी अगर हम बात करें, इसका रेडिएशन पैटर्न भी मैं अभी आगे बना रखा है मैंने। ठीक है, इसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, एक ही डायरेक्शन में। जस्ट वेट, द रेडिएशन पैटर्न इज ठीक है। सो जो भी रेडिएशन पैटर्न होता है यूनि डायरेक्शनल होगा। यूनि डायरेक्शनल का मतलब है कि जो फीड लाइन होगी, तो हम आगे इसका एक डायग्राम और बनाए हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, दिस इज यूनि डायरेक्शनल।
दिस इज यूनिडायरेक्शनल पैटर्न। तो ये ध्यान रखिएगा, जो नॉन रेजोनेंट वी एंटीना होते हैं या केसेस होते हैं, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो पैटर्न मिलता है वो इस तरीके का कुछ मिलता है। ठीक है। और रेजोनेंट के केस में कैसा पैटर्न मिलेगा? रेजोनेंट के केस में बाई डायरेक्शनल पैटर्न मिलता है।